नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो बीजेपी अक्सर ये पूछती है कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसका दूल्हा कौन होगा, उसका चेहरा आखिरकार कौन होगा। हमारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्हीं की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से या फिर पूरे विपक्ष की तरफ से वो चेहरा कौन सा होने वाला है जो उसके सामने खड़ा होगा, उनके सामने खड़ा होगा। तो अब क्या इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर 24 में टक्कर दे सकता है, और वो चेहरा कौन सा है, इसको लेकर आज बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बहिष्कार हमारे बीच है। संजीव जी, क्योंकि हम लोग जिक्र कर रहे हैं चेहरे बनाम चेहरे की राजनीति का, तो ऐसे में जो तुर्क का इक्का मिला है वो कौन है और वो अहम क्यों है? देखिए, चाहे विपक्ष कितना भी कह ले कि मोदी जी के खिलाफ हमारे पास मुद्दे हैं, लेकिन ये कमी तो महसूस की ही जाती है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा कद्दावर चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जा पा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी के बराबर का न सही, कम से कम टक्कर देने लायक तो हो। और आप मुद्दों के आश्रय चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर कई दफ़े सामान्य जनता ये सोचती है कि साहब इधर मोदी हैं, अगर इन्हें जिताया तो कौन बनेगा। दूसरी दिक्कत ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है विपक्ष में, और ये बावजूद इसके कि राहुल गांधी आज की तारीख में ज़्यादा पॉपुलर हैं पहले की अपेक्षा, लेकिन वो राहुल गांधी के प्रोजेक्ट होने से असहज है। जो भाजपा और मोदी का विरोध करता है, लेकिन गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को चेहरे के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहता है। और शायद वही वजह है कि विपक्ष में आप देखते हैं कि कोई चेहरा नहीं, मुद्दे की ही बात होती है। जैसे मैं ममता बनर्जी की बात कर लूँ। अब ऐसे में जबकि बार बार ये बात कही जाने लगी है इंडिया अलायंस के बनने के बाद कि चेहरा बताइए, धीरे धीरे इस बात पर बहस अब जोर पकड़ने लगी है कि अगर हम प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, लेकिन अलायंस को नेतृत्व देने वाला एक चेहरा आइडेंटिफाई करें, हम ये न कहें कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है, हम कहें कि हमारा लीडर है, तो कैसा रहेगा। और उसी क्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चेहरा है उसको लेकर के आपस में बातचीत शुरू हो गई है, पर ये बहुत औपचारिक स्तर पर अभी नहीं हो रही है, क्योंकि हिमांशु आप भी जानते हैं कि जैसे कांग्रेस किसी चेहरे को आगे करेगी, विपक्षी गठबंधन में वो दरारें आनी शुरू हो जाएंगी, फिर से इम्पोज किया जा रहा है, अपने व्यक्ति को लाया जा रहा है, तो उस व्यक्ति की जो खासियतें हैं जिसकी वजह से उसे लाया जा रहा है वो ढक जाएंगी। और ये जो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड कांग्रेस दिखाने लगी, इस कारण से बहुत से पार्टियां जो कि अभी इस वक्त इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं वो पीछे हट सकती हैं, नाराज हो सकती हैं। तो इसीलिए बहुत घोषित तरीके से नहीं, लेकिन एक दलित चेहरे के तौर पर जब ओबीसी की पॉलिटिक्स की बहुत बातें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो सामने रखा जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा। और ये वो चेहरा होगा जो चेहरों के अभाव में एक सामने ऐसा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इंडिया गठबंधन में ऐसे कई नेता हैं जो बड़े एक्सपीरियंस हैं और अपने अपने उनकी विधा है अलग राजनीति करने की। नीतीश कुमार जी हो, ममता बनर्जी हो, तमाम नेता हैं, अरविंद केजरीवाल भी नए दौर की नई राजनीति कर रहे हैं। तो उन सबके बीच खड़गे जी स्पेशल कैसे हो जाते हैं? स्पेशल हैं। खड़गे जी के अंदर राजनीतिज्ञ के रूप में जितनी काबिलियतें हैं, आपने सही कहा, और भी लोगों के अंदर हैं। ऐसे लोग हैं इंडिया अलायंस में। उनके उम्र के देखें तो शरद पवार जी ही हैं जो कि आज हाना के बीच में फंसे हुए हैं। एक पॉलिटिशियन के तौर पर हैं, और भी लोग हैं।
पर जिस समुदाय से वो आते हैं, जिस जाति विशेष से आते हैं, हिमांशु देखिए आज तक हमारे देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। आज तक 75 सालों का इतिहास हो गया और ओबीसी प्रधानमंत्री हुए हैं, सवर्णों में से तो हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं, देवे गौड़ा जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन सबसे क्लोजेस्ट जो पहुंचे थे वो बाबू जगजीवन राम थे, लेकिन नहीं हो पाए, उप प्रधानमंत्री बन पाए थे। तो आज तक दलित समुदाय के मन मस्तिष्क में, चाहे देश में कहीं पर भी है, तो उसमें एक बात तो ये है, आप जैसे ही किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि उनके राजनीतिज्ञ के रूप में काबिलियतें नहीं, जिस समुदाय कभी कभी कोई और चीज, कभी कोई और चीज आपकी काम आने लग जाती है, तो वैसे ही एक संदेश पूरे देश में दलित समुदाय को जाता है और उसकी आबादी 20-22% के आसपास बताई जाती है हमारे देश में। और ये संदेश कंसोलिडेशन का होगा कि भाई एक बार अपने व्यक्ति को सपोर्ट किया जाए। ये विद इन द एक दलित समाज ये भावना जो है वो सामने आ सकती है, ऐसा आकलन है। दूसरा, दक्षिण। देखिए क्षेत्रीयता का जो भाव है उत्तर से ज्यादा दक्षिण में है। अक्रॉस द विंध्यास, विंध्य पर्वतमाला के उस पार जो एक रीजनल प्राइड जो होता है, वैसे तो पूरे अब देश में है, लेकिन साउथ में खास तौर पर बहुत ज़्यादा है। भाई वो हिंदी के इम्पोजिशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो नॉर्थ की कोई ऐसी बात जो कि उन्हें लगता है कि वो अपने आप को सिविलाइजेशनली ज़्यादा डेवलप्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। आपने हाल में देखा कि कैसे साउथ ने कहा कि अब हमारी फिल्में कमाएंगी, हिंदी फिल्मों का दौर गया। तो इस तरह से एक बड़ा ही बारीक सा टसल है। साउथ के व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनने की जो गुंजाइश होगी वो साउथ को यूनाइट कर देगा। और मत भूलिए कि 133 सीटें करीब करीब वहां से आती हैं। खड़गे जी के साथ एक बहुत अच्छी बात है, तीसरी पॉइंट, कि वो कर्नाटक के होने के बावजूद अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और वो उसे दक्कनी कहते हैं, दक्कनी बोलते हैं, लेकिन बहुत सहज है। वो अपनी भाषा में, मातृभाषा कन्नडिगा है, कन्नड़ बोलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उतने ही बढ़िया तरीके से वो हिंदी में भी संवाद करते हैं, अंग्रेजी में भी संवाद कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और चौथी बात जो मेरी समझ में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कर्नाटक में दलित समाज लेफ्ट और राइट ऐसे डिवाइडेड है। ये ऐसे समुदाय से आते हैं, मला समुदाय, जिसका इक्विवेलेंट अगर आप उत्तर भारत में खोजें कि कौन ऐसा है इक्विवेलेंट, तो वो है जाटव। वो जाटव समाज, वो माला समुदाय जो कर्नाटक का है उसके इक्विवेलेंट है। और जाटव समुदाय किसका सपोर्ट बेस? बहन कुमारी मायावती, बीएसपी। तो आज की तारीख में जो बहन जी अपने आप को अकेले ले चलने की बात बार बार कह रही हैं, उनके सामने एक बड़ा ही मौलिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उनके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चाएं बड़ी तेज हैं। कि वो उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि वो 80 सीटें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, 80 सीटें हैं वहाँ पर। और बीजेपी क्लीन स्वीप करती है एक तरीके से देखा जाए इतनी सीटों पे। तो यहाँ पर खड़गे जी का आना और वो जो त्रिशंकु लड़ाई है उसको सही से 1-to-1 में कन्वर्ट कर देना, ये इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो वहाँ पर अगर उतरे तो। देखिए उत्तर प्रदेश अगर वो लड़ते हैं, और ख़ास तौर पर जो बताया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभवतः वो चुनेंगे लड़ने के लिए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो गांधी परिवार के लोग लड़ेंगे ही, तो दोनों तरफ संभालना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही तो जाटव समुदाय है। और अगर अपने आप को उन लोगों ने खड़गे से जोड़ लिया, ये बात नैरेटिव बिल्ड हो गई
कि दरअसल वो दक्षिण के जाटव हैं। और राजनीति में इस तरह से होता है, राजनीति में होता है कि अपने आप को जोड़ने के लिए कभी कभी लॉजिकल और कभी कभी इलॉजिकल नैरेटिव भी गढ़ लिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि गुलबर्गा से वो चुनाव 2 बार जीते हैं, 2-3 दफ़े पिछला चुनाव हार गए थे। यहाँ आकर के उनकी उम्मीदवारी, क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो कहीं से भी लड़ेंगे तो एक मजबूत दावेदार के तौर पर ही लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, अगर आप उसे अनकंटेस्टेड छोड़ देते हैं तो आप तो थाल में सजाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दे रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आपको कंटेस्ट तो यहाँ करना पड़ेगा। आप कितने भी कमज़ोर हों, आज की तारीख में बहुत मजबूत नहीं है विपक्ष। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है सपा, उससे मजबूत है। दूसरी, सपा का गठबंधन बसपा से नहीं है, सपा का गठबंधन कांग्रेस से नहीं है, और अगर कांग्रेस से आगे चल के हो भी जाता है तो भी बसपा से नहीं अगर है तो त्रिकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी लाभ में रहेगी। लेकिन अगर खड़गे आते हैं तो पहली दफ़ा जाटव समुदाय को ये लगेगा कि हमारा आदमी है। अगर ऐसा नैरेटिव बिल्ड हो जाता है तो परफोर्स बहन जी को साथ आना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे मुझे याद है एक बार महाराष्ट्र से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कैंडिडेट बनाया कांग्रेस ने राष्ट्रपति का, शिवसेना तमाम पार्टियां महाराष्ट्र की सब आ गई और बोले नहीं इस बार तो हमें इनको सपोर्ट करना ही करना है। तो इस तरह से होता है राजनीति में, कई बार अपने सारे डिफरेंसेस को भूल करके अपने एक व्यक्ति के लिए खड़े हो जाना ये देखा गया है। तो मायावती जी का अगर विपक्ष की राजनीति में उस तरह से सहयोग देने की बात अगर बन जाती है जिसमें कि इंडिया अलायंस है, तो आप समझिए कि 1-on-1 फाइट उत्तर प्रदेश में जहां असंभव सा लग रहा है अभी, वो तैयार हो जाता है। तो खड़गे के उम्मीदवारी में ये सब चीज़ें जो हैं फैक्टर हैं। अच्छा, जैसे कहा आपने कि खड़गे जी अगर उम्मीदवार बनते हैं इस तरह से, वो उस तरह का चेहरा नज़र आते हैं तो साउथ एकजुट हो जाएगा। लेकिन उनके क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने को लेकर क्या कोई दिक्कत नहीं खड़ी हो जाएगी कि आप साउथ के आदमी हैं, आप जाकर नॉर्थ में इलेक्शन लड़ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या विपक्ष को वो चेहरा एक्सेप्ट होगा? क्योंकि सर्वसम्मति से ही बात बन पाएगी। कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़ी तोप हो जाएगी ये इस चीज़ के बाद, ऐसा तो है नहीं, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो क्योंकि राहुल गांधी को लेकर, उनके नाम को लेकर पूरा विपक्ष जो है एकजुट नज़र नहीं आता है, वो मतलब कंफर्टेबल नहीं है। क्या खड़गे जी को लेकर होगा, ये भी सवाल। आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले देखिए, अगर आप अभी से खुल करके कह देंगे कि जी मोदी जी के खिलाफ हम खड़गे साहब को ला रहे हैं, तो यकीनन नहीं मानेगा विपक्ष, बोलेगा ये आप इम्पोज मत कीजिए हम पर। क्या होता है कि चीज़ें इवॉल्व करती हैं, धीरे धीरे आप चीज़ों को उस तरफ ले जाते हैं। राजनीति में ये बहुत ज़रूरी होता है कि किस समय पर कौन सी बात बोली गई। अब मान लीजिए खड़गे जी एक पोटेंशियल उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस के दिमाग में मान लीजिए चल भी रही है ये बात, लेकिन वो लिफाफा जो है वो कब खोलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफाफे के अंदर मजमून है ये, लेकिन लिफाफा समय पर खोलना है। आप समय से पहले खोल दीजिए, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो इसीलिए वो पूरी तरह से हो सकता है कि आपको खोलने की जरूरत भी ना पड़े, संकेतों में ही काम चल जाए। संकेतों में भी काम चल सकता है। आप खुल के बोलेंगे तो पता चला कि विपक्ष में ही आपस में खींचतान मच गई। आप बिना बोले बहुत चीजें बोल दी जाती हैं, जैसे कि कभी नहीं कहा जाता है कि राहुल गांधी ही सबसे प्रमुख चेहरा है कांग्रेस के, लेकिन सब लोग जानते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि वो सोनिया गांधी नहीं है, वो प्रियंका गांधी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, सब मानते हैं। तो इसमें बड़ा एक टैक्ट जो होता है ना, कभी कभी फैक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब फैक्ट को आप सामने रखना है तो थोड़ा टैक्टिकली रखना पड़ता है, और तभी जाकर के एक पूरा एक्ट बनता है। जैसे ड्रामे का एक एक्ट होता है ना, तो जो फैक्ट है ये कि खड़गे एक उम्मीदवार हो सकते हैं, उसको कितना टैक्टफुली रखा जा सकता है ये तय करना पड़ेगा। और दूसरा है दक्षिण और उत्तर वाली बात जो है, बहुत इसलिए खड़गे के केस में नहीं करेगी ऑब्जेक्शन, क्योंकि
देखिए, वो दक्षिण से आते तो हैं, पर अब उनके पास पद एक ऐसा है जो पूरे भारत में उनको पहचान देता है। वो नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, कहीं पर भी उनकी जो मौजूदा एक जो उनकी अहमियत है, वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं कांग्रेस अध्यक्ष के, तो वो उसकी अपनी एक वैधता है, तो वो वहाँ जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के हो सकते हैं, लेकिन जब वो कहीं भी पहुँचते हैं वो प्रधानमंत्री पहुँचते हैं, तो उनकी जो मौजूदगी होती है वो प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है, तो जाहिर है, तो इस कारण से ये वाली बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये है हिमांशु, देखिए, दलित वोट अमूमन कांग्रेस के साथ रहा करता था आज़ादी के बाद से। उसके बाद इंदिरा जी तक तो यह सिलसिला चलता रहा, और उनका एक कॉम्बिनेशन था दलित, अपर कास्ट, मुस्लिम्स, ये जो एक ट्रायंगल वो बनाती थी, इससे वो ओबीसी में कभी भी नहीं जाती थी। जो इंटरमीडिएरी कास्ट्स, जो ओबीसीज हैं, उनके साथ उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, वो इन्हीं ट्रायंगल में करती थी, तो ज़रूरी वोट उनको आ जाते थे। और इस कारण से आपने देखा होगा कि जो पूरा समाजवादी आंदोलन है वो उनके खिलाफ था। राम मनोहर लोहिया जिसको लीड कर रहे थे, शुरुआत उन्होंने की थी, बाद में वही लालू, मुलायम, सब कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे, शुरुआती उनकी जो राजनीति है। अब ये दलित वोट जो है इंदिरा जी के बाद और कांशीराम के उदय के बाद कांग्रेस से निकल गया, और कांग्रेस में फिर आज तक लौट करके नहीं गया, कोई उसको वापस लेकर नहीं जा पाया। और उसके बाद तो देखिए बहुत से क्लेमेंट आ गए और दलित वोट जो है वो बट गया। अब एक नेशनल सीन में देखता हूँ कि कांशीराम का ज़माना ख़त्म हो गया, उनके बाद मायावती जी जो उनकी पॉलिटिकल एयर हैं, उन्होंने अपने आप को शिथिल कर रखा है। रामविलास पासवान जैसे नेता जो दलित राजनीति में थोड़ी हैसियत रखते थे, अब वो लोग हैं नहीं, उनका देहावसान हो गया, तो एक स्पेस खाली है। ऐसे वक्त पे तस्वीर में सामने आए हैं खड़गे। ऐसे वक्त पर अभी चिराग पासवान और दूसरे नेताओं को उस स्तर पे आने पर जहां उनके पिता थे, अभी समय लगेगा, बढ़िया नेता हो सकते हैं, लेकिन एक जो टाइम पीरियड होता है वो उनके साथ इतिहास नहीं है। और अपने नेतृत्व में उन्होंने कर्नाटक का जो सबसे बड़ा इलेक्शन कहा जा रहा था, बिल्कुल मतलब उसमें तो हर किसी की निगाहें थी, उसको जितवा के दिखाया है। कांग्रेस पार्टी जीती है वहां पर, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कांटे की टक्कर है, फुल फ्लेज जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है वहां पर, वन साइडेड जीत। तो खड़गे उस दलित वोट बैंक को वापस ला सकते हैं। देखिए, आप राहुल गांधी की उम्मीदवारी डिक्लेयर कर दीजिए, एक्स्ट्रा वोट नहीं जुड़ते हैं, वोट कंसोलिडेट हो सकते हैं। बहुत से लोग जो फेंस सीटर हैं वो चलिए राहुल जी का सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा वोट जोड़ने की बात है, मौजूदा राजनीति समाजों की राजनीति हो गई है, कौन सा समाज किधर नहीं। इसीलिए बीजेपी देखिए अपना वो कभी भी छोड़ती नहीं है, वो हर बार हर चुनाव में कुछ ना कुछ नया ट्राई करती है। इस बार देखिए कि वो पसमानदा समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं, कोशिश है कि हर समाज के लोग जुड़ जाएं। अगर कहीं पर थोड़ा सा डैमेज हो भी रहा है तो वो दूसरी जगह से संभल जाए, तो ये करने की कोशिश तो होती है, उनकी रहती है। अब उनका फोकस इस बार ओबीसी राजनीति पर है। इंडिया के पास एडवांटेज है, इंडिया अलायंस के पास, कि ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाली इसमें बहुत सी जातियां हैं इंडिया अलायंस में, और रीजनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ इन पार्टियों की है अपने अपने राज्यों में। दलित सपोर्ट जो है उनके पास इंडिया अलायंस के पास नहीं है, और ऐसे में ये उम्मीदवारी जो है खड़गे साहब की उनको दे सकती है। और इस कारण से शायद ये जो एक दिमाग में लोगों की आई है बात कि क्यों ना ऐसा किया जाए, हालांकि ये खुल करके अभी तक सतह पर नहीं है, लेकिन अगर कोई रणनीति इस तरह की बना रहा है तो बहुत दूर की सोच रहा है, वो एक्स्ट्रा वोट लेकर के भी आते हैं। और खड़गे साहब को आपने देखा 1 साल के आसपास अब होगा कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए, उन्होंने जिस स्मार्टली इस भूमिका को निभाया है, आप देखिए वो जो लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत की चल रही थी, गांधी परिवार तो संभाल नहीं पाया, और देखिए आज क्यों नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बगावत के पूरे सुर थे,
टीएस सिंहदेव। आप देखिए कि संभाल नहीं पाने की वजह से सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर लड़े तो कांग्रेस खत्म हो गई पंजाब में। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान किस स्मार्टनेस से संभाला गया पता ही नहीं चला। और आज मैं देख रहा हूं कि टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल की उम्मीदवारी के लिए काम कर रहे हैं और सचिन पायलट के पोस्टरों में अशोक गहलोत का चेहरा नजर आ रहा है और अशोक गहलोत राजेश पायलट की तारीफ कर रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि रात गई बात गई। तो ये इससे तो बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने अपने खिलाफ लड़ने वाले शशि थरूर को सीडब्ल्यूसी में रखा। हाँ बिल्कुल। वो तमाम पुराने चेहरे रखे जो बड़े बड़े चेहरे, वीरप्पा मोइली, और जैसे वीरप्पा मोइली कर्नाटक में उनको अदावत थी। ओबीसी का बड़ा चेहरा है वीरप्पा मोइली और वो मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के। लेकिन आज खड़गे का दिन है, कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने उनको रखा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ। तो इन सब लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है, तो इस तरह से वो जिस तरह से वो पार्टी चला रहे। अब जैसे सीडब्ल्यूसी बना है, लोगों को लग रहा था कि जब से ही बनेगा तो जिनको नहीं शामिल किया गया वो विरोध में उतर जाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसा शिवजी का बारात बनाया है कि कोई चू चपड़ कुछ भी नाराजगी सामने नहीं आई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हो या फिर मैंने दूसरी पार्टियों के साथ भी देखा है, इवन सत्ता पक्ष के साथ भी उनके वो जिस तरह की फोटो सामने आती है, जिस तरह की बातचीत वाली बात नहीं रहती। हाँ, वो हर किसी के साथ कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, इतनी उनमें क्षमता है, वो इतने वरिष्ठ नेता है। तो उन्होंने वो चीज डेवलप की है कि वो बात कर सकते हैं जाकर किसी से भी, और उनकी बात मतलब रखते भी होंगे नेता, अंदर खाने क्या बात होती है कौन जाने। हाँ, वो समय कम बीता है और वो पिछले 8-9 सालों से कांग्रेस को संसद में नेतृत्व जिस तरह से दे रहे हैं, बहुत हार्ड हिटिंग। भाई मैं उनका एक भाषण सुन रहा था, वो सब पूछते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया। अरे साहब, संविधान बचाया, तभी तो मोदी जी बन पाए प्रधानमंत्री। ये संविधान अगर न बचता तो कैसे हो पाता। तो बड़ी तार्किक तरीके से अपनी बात को कह देना। G23 जो कांग्रेस के भीतर एक गुट बना था, जिसने अपने विरोध के स्वर ऊंचे किए थे और बहुत सही थे, वो गलत नहीं थे। जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे उसी का नतीजा है कि आज खड़गे साहब जो हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं। और शायद अगर पहले अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए होते खड़गे जी, तो आजाद जी इस तरह की बगावत करके बिल्कुल बाहर ना जाते, शायद ना जाते। तो उन्होंने जो बगावत की उसका परिणाम है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या इस तरह के व्यक्ति आज हैं कांग्रेस अध्यक्ष। लेकिन उन्होंने उन तमाम चेहरों को एकोमोडेट कर लिया, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, इन सबों को ले लिया वापस और इंपॉर्टेंट जगह दी, अहमियत दी उनको। और ये जरूरी भी था। 24 का आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो और बीजेपी जैसी पार्टी आपके अगर सामने खड़ी है, तो आपको पहले तो अपनी चीजें सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद आपको एक विपक्ष का साथ भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। अभी तो सीट बंटवारे को लेकर देखिए क्या माथापच्ची होती है, क्या होता है। हाँ, पर ये सारी चीजें हम लोग जो बात करिए उनके गुण हैं। कुछ अवगुण भी होंगे जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरे के तौर पर उनके गुण अवगुण नहीं, उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होगी एक दलित फेस के तौर पर, वो इंपॉर्टेंट होगी। इतिहास में दर्ज है कि भैया आज तक इस बड़े लोकतंत्र में दलित प्रधानमंत्री नहीं हुए, तो क्यों ना मौका दिया जाए। ये जो पोजीशनिंग है वो इतिहास तय करता है आप उस जगह पे आज की तारीख में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं। वाकया ये था कि जेबी कृपलानी और जगजीवन राम को तय करना था कि भाई अब इंदिरा जी हार गई, 77 के चुनाव हो गए इमरजेंसी के बाद वाले, और विपक्ष जीत चुका है, अब प्रधानमंत्री किसे चुना जाए। सबसे फ्रंट पे जगजीवन राम का नाम, सबसे आगे। अब जगजीवन राम को लेकर सहमति बन जाएगी, सब लोग ये मान रखा था। नाम आया फाइनल मोरारजी देसाई का, बड़े लोग नाराज हुए। पर जानते हैं कौन सी बात जिसने जगजीवन राम, कोई दुश्मनी नहीं थी किसी की जगजीवन राम से, बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन जगजीवन राम इंदिरा जी के साथ थे जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था और बगावत करके बाहर आए थे। जब वो इंदिरा जी के साथ थे तो इमरजेंसी का जो रेजोल्यूशन मूव किया गया था इंदिरा जी के द्वारा,
तो उन्होंने जिस नेता को चुना था कि आप मूव करिए कि इमरजेंसी लागू होनी चाहिए, उसका नाम जगजीवन राम था। तो आप सोचिए गलत टाइम पे गलत जगह पे थे। कैसे कैसे भाई विस्कर्स वो मिस किए थे। तो जयप्रकाश नारायण को लगा कि जिस इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करके हम लोगों ने आज ये दिन हासिल किया कि इंदिरा गांधी को हटा करके एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, उसमें वो व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री हो सकता है जिसने इमरजेंसी का रेजोल्यूशन मूव किया था। बस यहीं पर वो हार गए। अच्छा, खड़गे जी की अगर बात देखें तो उन पे बहुत सच आरोप लग रहे हो या फिर उन पे बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं वैसा है। भी नहीं है। वो एक साफ सुथरा चेहरा भी नजर आते हैं। अभी तक तो उन्होंने रखा है, 8-9 दफे एमएलए बने, 2-3 बार लोकसभा के, फिर राज्यसभा के, एक लंबा 50 साल का करियर भी है। और कभी नहीं हो पाए वो कर्नाटक के सीएम। कई बार वो भी बहुत करीब पहुंच करके लेकिन रह गए। सीएम नहीं हो पाए, शायद पीएम हो जाए। चलिए, जनता जनार्दन है और उनको अगर पसंद करेगी तो फिर बनेंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और क्या विपक्ष में एक सहमति बन सकती है उनके खिलाफ? आपको क्या लगता है उनको लेकर, मतलब कि वो बन जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ें? आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।